हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। देखो, मैं यहाँ पर नेट ज़रा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ आपको और पिछले साल के क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाऊँ आपको मैं, जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जिनसे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो पाए। तो प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे हैं समुद्र विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? समुद्र विज्ञान। ठीक है। और समुद्र विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में चैप्टर कौन सा? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, देख लेता हूं मैं, चैप्टर 9। कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 9 नहीं, चैप्टर 8 पार्ट सेकंड। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 8 पार्ट सेकंड। चैप्टर 8 और चैप्टर 8 के मैंने 2 पार्ट बनाए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। और चैप्टर 8 में मैं पढ़ा रहा हूँ लवणता। क्या पढ़ा रहा हूँ? लवणता। और इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने लवणता के बारे में बताया, इसका फॉर्मूला बताया, इसका मापक बताया, इसका मापने का तरीका बताया, टोटल कितने लवण हैं वो बताया, लवण के स्रोत क्या हैं, लवण कितने प्रकार के हैं, लवण किस किस से फैक्टर से प्रभावित होते हैं, वो सारा मैंने बताया। अब हम जो इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे लवणता का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, इसका लवणता का वितरण। तो बिल्कुल हम साथ साथ चलेंगे। तो मैं एक बार देखो, मैं एक रूल फॉलो करता हूँ ऑलवेज, पहले पढ़ाता हूँ, उसको वहीं पर याद कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद मैं उसी क्लास में 5 मिनट तक रिवीजन क्लास चलाता हूँ, जिसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है वो तुरंत आपसे पूछता हूँ मैं। ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद करते हुए चलना है, अब भी याद करते हुए चलना है, हमें बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है। जो कुछ करना है वो अभी ही करना है, अभी याद करना है हमें, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे लवणता का वितरण। भाई लवणता है वो फैली हुई है। क्या है कि लवणता फैली हुई है, इसका भी कोई वितरण तो होगा ना भाई। ये किस तरीके से फैली हुई है, कहाँ कहाँ फैली हुई है, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, कौन से क्षेत्र में सबसे कम फैली हुई है, इस सब का हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में। ठीक है। तो अपना जो अदर साइड का जो दिमाग चल रहा है आपको, उसको आप बिल्कुल साइड में कर दो और अब आ जाओ आप लवणता को, और आप लवणता की फीलिंग लेना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? लवणता की फीलिंग लेना स्टार्ट कर दो। इमेज बनाओ कि लवणता पढ़ रहे हैं और बिल्कुल रियली महासागरों में चल रहे हैं और हम सर्वे कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, लवणता का वितरण, इसको समझाने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है क्षैतिज वितरण और एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। बिल्कुल समझ में आ गया? एक होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ये कोई महासागर है। ठीक है। इसमें लवणता का जो इस तरीके से वितरण है वो तो क्षैतिज वितरण है। ये कोई महासागर है, उसमें लवणता का यदि कोई इस तरीके से वितरण का अध्ययन करता है, ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर का वितरण है वो ऊर्ध्वाधर वितरण है। और क्षैतिज रूप से जो वितरण है बिल्कुल इस तरीके से, वो क्या है? क्षैतिज वितरण है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लवणता का क्षैतिज वितरण।
क्या बात करते हैं हम? लवणता का क्षैतिज वितरण। तो आ जाओ बिल्कुल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं एक एक करके, बिल्कुल उसी पर फोकस रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की, सारा याद करने का है। उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता, क्या? उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता जो कि 34% है। ठीक है, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, वहां मैंने बताया होगा कि जो ये सिंबल है ये किसका है, ये सिंबल किसका है? ये लवणता का सिंबल है। वैसे परसेंट से मिलता जुलता है, लेकिन परसेंट का बिल्कुल इस तरीके से होता है, लवणता का इस तरीके से होता है। ये 100 पर होता है, ये 1000 पर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण गोलार्ध की औसत लवणता। दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता, तो जो दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता है वो 35 है। दो बातें, उत्तरी गोलार्ध की लवणता है जो 34% है, दक्षिणी गोलार्ध की 35% है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध की जो लवणता है वो 34% है और दक्षिणी गोलार्ध की लवणता 35%? कुछ तो कारण होगा, मैं समझाता हूँ। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, यहां पर ये क्या है? गोलार्ध इससे नहीं पाया, दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, विश्व का मानचित्र बना के बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ में नहीं आएगा। विश्व का मानचित्र बना देता हूँ मैं 1 मिनट में। और भी छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर बनाते हैं ठीक है।
एक बार मैं ऊपर की लाइन को हटा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। और ये बन गया है हमारा क्या, जहाँ तक का ये हमारा मानचित्र है। और यहाँ से क्या जा रही है, थोड़ा नीचे से जा रही है, ध्यान रखना। इस तरीके से जा रही है। ये क्या है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसका जो उत्तरी का भाग है यहाँ पर कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो भाई जो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैंने बताया कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसकी औसत लवणता 34% है और दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता 35% है, ठीक है। अब जो पिछला वीडियो पढ़ाया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि जो लवणता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे नदियां हैं, वाष्पीकरण है, इसके अलावा आर्द्रता है और वर्षा का जल है, वायु दाब है। ये सारे फैक्टर हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं। लेकिन वाष्पीकरण, वर्षा का जल, नदी का जल, ये ऐसे फैक्टर हैं जो लवणता को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, दोनों में हम देखते हैं कि सर्वाधिक नदियाँ कौन से गोलार्ध में, सर्वाधिक नदियाँ कौन से गोलार्ध में हैं। तो देखो सर्वाधिक नदियाँ हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। आपको भी पता है कि उत्तरी गोलार्ध में नदियाँ सर्वाधिक हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में नदियाँ न्यूनतम हैं। और उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। भारत की बहुत सारी नदियाँ हैं, उत्तरी अमेरिका की बहुत सारी नदियाँ हैं, एशिया की बहुत सारी नदियाँ हैं, यूरोप की बहुत सारी नदियाँ हैं, उत्तरी अफ्रीका की बहुत सारी नदियाँ हैं। और ये सारी अपना जल उत्तरी गोलार्ध में डालती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केवल ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हैं, अफ्रीका के जो दक्षिणी भाग है उसकी नदियाँ हैं, और दक्षिणी अमेरिका का जो ये वाला भाग है, मिसिसिपी मिसौरी की नदी, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा है, उससे जो दक्षिण का भाग है वो है, मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। केवल यहाँ से इन तीनों भागों से निकलने वाली नदियाँ दक्षिणी गोलार्ध में गिरती हैं, जबकि इस वाले भाग से, इस वाले भाग से और इस वाले भाग से निकलने वाली नदियाँ उत्तरी गोलार्ध में गिरती हैं। तो हम बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक नदियाँ हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम नदियाँ हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में लवणता की मात्रा कम होती है, दक्षिणी गोलार्ध में लवणता का मात्रा अधिक होती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के जल में नदियों का पानी अधिक मिलता है व दक्षिणी गोलार्ध के जल में नदियों का पानी कम मिलता है। और नदियों का पानी लवणता के जस्ट विपरीत है। यदि किसी भी महासागर में नदियों का जल आके मिलेगा तो लवणता घटती है। ध्यान रखना कि किसी भी महासागरीय जल में नदियों का जल आके गिरता है तो उसकी लवणता घटती है, क्योंकि लवणता में और नदियों के जल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। नदियों का जल मिलने पर लवणता घटती है और नदियों का जल नहीं मिलने पर लवणता बढ़ती है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में, उसमें नदियों का जल सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कुछ ही नदियां हैं जो अपना जल दक्षिणी गोलार्ध में उड़ेलती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको साफ करते हैं। ये मैंने केवल आपको डायग्राम बना के इसी वजह से समझाया था कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर एक लाइन थी कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की, ये पूछता रहता है ये क्वेश्चन
औसत लवणता कितनी है? 35 है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है वो, क्या कारण है जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक लवणता पाया जाता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है नदियों के द्वारा अपने जल का मिलाना, कि उत्तरी गोलार्ध में नदियां अपना अधिक जल डालती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में कम नदियां हैं जो अपना जल डालती हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात है महासागरों की औसत लवणता। क्या? महासागरों की औसत लवणता। तो जो औसत लवणता है वो है 34.50%। कितनी है? 34.50%। अब हम आगे बात करते हैं महासागरों की। किसकी? महासागरों की। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो औसत लवणता है वो है 35.5%। ठीक है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की दक्षिण महासागर की जो औसत लवणता है वो है 35.3%। ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर की जो औसत लवणता है वो है 34.2%। और दक्षिणी प्रशांत महासागर की औसत लवणता है 35.2%। 35.2%। ठीक है, ये था। अब यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तरी प्रशांत महासागर की लवणता सबसे कम है क्यों, या प्रशांत महासागर की लवणता अटलांटिक महासागर की लवणता की तुलना में कम है क्यों। तो उसका कारण है कि प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक नदियां अपना जल डालती हैं, या फिर कि प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक नदियों का जल मिलता है, या फिर प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर की तुलना में नदियों का जल अधिक मिलता है। ठीक है, तो यही कारण है उत्तरी प्रशांत महासागर का कि उत्तरी प्रशांत महासागर में लवणता कम क्यों है। तो उसका कारण भी ये है क्योंकि जो उत्तरी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है वहाँ पर उत्तरी अमेरिका की नदियाँ भी अपना जल डालती हैं, यूरोप की नदियाँ भी अपना जल डालती हैं और एशिया की नदियाँ भी अपना जल डालती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की लवणता बहुत कम रहती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में सबसे अधिक नदियाँ अपना जल डालती हैं, चाइना से निकलने वाली भी, जापान से निकलने वाली भी, रूस से निकलने वाली भी, बंगाल की खाड़ी से निकलने वाले भी। जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली तो हिंद महासागर में डालती हैं, लेकिन जो चाइना वाला क्षेत्र है, जैसे जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, इस क्षेत्र की नदियां भी इसी में अपना जल डालती हैं। नहीं, ये बात गलत है। चाइना की, जापान की और रूस की और उत्तरी यूरोप की ये नदियां अपना जल उत्तरी प्रशांत महासागर में डालती हैं, और दूसरी साइड उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं वो अपना जल डालती हैं। ठीक है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं वो हिंद महासागर अपना जल डालती हैं, और इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशिया की नदियां हैं वो भी अपना जल बंगाल की खाड़ी उसमें हिंद महासागर में डालती हैं, और ऑस्ट्रेलिया की नदियां दक्षिण प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में अपना जल डालती हैं। तो ये था उसके बाद हम बात करते हैं महासागरों में सर्वाधिक लवणता।
महासागरों में लवणता। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश वाइज बात करते हैं हम, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 20 से 40 डिग्री, 20 to 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में 36% पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, जो कि 36% पाई जाती है। वही बात की जाए दक्षिणी गोलार्ध में, तो जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसमें सर्वाधिक लवणता ये पाई जाती है 10 से 30 डिग्री, 10 से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में, जहाँ कितनी पाई जाती है वही 36% पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। दक्षिण गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें यदि 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच की, 40 to 60 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्धों में, यदि दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच की बात की जाए कि वहाँ लवणता कितनी पाई जाती है, तो यहाँ पर लवणता पाई जाती है 31 से 33%। ठीक है, इसके बाद यदि बात की जाए 60 से 90 डिग्री अक्षांश, 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में लवणता की बात की जाए तो वहाँ पाई जाती है 31 डिग्री से कम। ठीक है, और यदि बात की जाए 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक नॉर्थ साउथ में, तो वहाँ पर पाई जाती है 33 से 35 के बीच। ठीक है, ये था लवणता का वितरण। पूछा रहता है एग्जाम में, आपको इनको सही ढंग से याद करना है कि सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में, उसके बाद पाई जाती है 0 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में, उसके बाद पाई जाती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में, और उसके बाद पाई जाती है 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में। तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं आयनवर्ती एरिया। क्या बोलते हैं? आयनवर्ती क्षेत्र बोलते हैं। आयनवर्ती क्षेत्र का मतलब होता है करक और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। उसके बाद 0 से 20 डिग्री अक्षांश नॉर्थ साउथ अक्षांश के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि 20 से 40 या 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं आयनवर्ती क्षेत्र, जहाँ पर लवणता 36 के आसपास पाई जाती है। 40 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर 31 से 33% लवणता पाई जाती है। 60 से 90 नॉर्थ साउथ अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ पर 31 से कम लवणता पाई जाती है। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो वो है विषुवत रेखीय क्षेत्र, 0 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच के क्षेत्र। कहीं पर 10 है, दक्षिण गोलार्ध में 10 पर आ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में 20 पर चला जाता है। इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो ये लवणता का वितरण था। अब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लवणता के वितरण को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। लवणता की मात्रा के आधार पर
अवरोही क्रम, ठीक है। लवणता की मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम। सबसे पहला आता है आयनवर्ती क्षेत्र, ठीक है। आयनवर्ती क्षेत्र से कम लवणता होती है विषुवत रेखीय क्षेत्र। इसमें विषुवत रेखीय क्षेत्र में। फिर विषुवत रेखीय क्षेत्र से कम लवणता होती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से कम लवणता होती है ध्रुवीय क्षेत्र में। इसमें ध्रुवीय क्षेत्र में। तो ये था लवणता की मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम। सबसे ज्यादा आयनवर्ती क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये, इसलिए मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। बिल्कुल अब उसके बाद हम आगे चलते हैं सर्वाधिक लवणता वाले लवणता का वितरण, ठीक है। सर्वाधिक लवणता, सबसे पहले हम बात करते हैं लेक वॉन झील। लेक वॉन जो कहाँ पर है? तुर्की में। कहाँ पर है? तुर्की में। लेक वॉन तुर्की में है, जहाँ की लवणता है 330%, जो कि सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मृत सागर। मृत सागर, और जो मृत सागर की लवणता है वो है 240, इसका सेकंड पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद आती है तीसरा ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक, और ग्रेट साल्ट लेक की लवणता है 220, जो कि थर्ड पोजीशन पर। ये ध्यान रखना है आपको, सर्वाधिक लवणता लेक वॉन झील की जो कि तुर्की में है 330 है, मृत सागर की 240 है और ग्रेट साल्ट लेक की 220 है। अब ऐसा क्या कारण है कि इनकी लवणता इतनी है? भाई यहाँ पर सर्वाधिक लवणता है तो उसका भी कुछ कारण होगा ना, कि इन तीनों झीलों में इतनी लवणता क्यों है? बाकी किसी में भी इतनी लवणता नहीं है। बाकी जितने भी सागर महासागर है उनकी लवणता 50 से कम है, लेकिन इनकी 330, 240, 220 क्यों? कुछ ना कुछ तो कारण है ना। तो तीनों झीलों में या सागरों में सर्वाधिक लवणता का कारण, लवणता का कारण कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी लवणता है? तो उसका पहला कारण है जल निकास का अभाव। जल निकास का अभाव। जल निकास का अभाव का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, कहीं से भी नदियों का जल नहीं आता, इनमें किधर से भी नदियों का जल आके नहीं घुसता और यहाँ का जल बाहर नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या है? जल निकासी का अभाव है। उसके बाद दूसरा कारण है तीव्र वाष्पीकरण। क्या है? तीव्र वाष्पीकरण। और तीसरा है स्वच्छ जल की आपूर्ति ना होना।
ये 3 कारण हैं। जल निकास का अभाव, तीव्र वाष्पीकरण और स्वच्छ जल की आपूर्ति न होना, ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर, किसकी और कितनी लवणता है। ठीक है, लाल सागर। लाल सागर की जो लवणता है वो है 37 से 41%। इसके अलावा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर की लवणता है 37 से 39%। उसके बाद है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी की लवणता है 37 से 38%। उसके बाद आता है जापान सागर, और जापान सागर की लवणता है 30 से 34%। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद है बाल्टिक सागर। कुछ इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं मैं। काला सागर की लवणता है 15 से 18। ये वो हैं जो एग्जाम में पूछते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर की लवणता है 3 से 15। और इसके अलावा है हडसन की खाड़ी। इसकी लवणता है 3 से 15। ये आपको ध्यान रखना है, इन दो की लवणता न्यूनतम है। क्या है? सर्वाधिक न्यूनतम है। ठीक है, जो बाल्टिक सागर और हडसन की खाड़ी है इनकी लवणता सर्वाधिक न्यूनतम है। बाकी आपको पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कौन सा में कितनी लवणता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक वैसे समझने का था नहीं कुछ भी, जो था वो मैंने समझा दिया है। अब हम आगे बात करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ते हुए आगे। लवणता का लंबवत वितरण। लवणता ठीक है, इसमें केवल पॉइंट लिखना है। कुछ अक्षांशों में गहराई बढ़ने पर लवणता बढ़ती है। क्या होता है? कुछ अक्षांशों में गहराई के बढ़ने पर लवणता बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में लवणता लवणता 200 फेदम की गहराई तक बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में लवणता 200 फेदम की गहराई तक बढ़ती है और उसके बाद गहराई के साथ घटती है। और उसके बाद लवणता गहराई के साथ घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं विषुवतीय क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण सतही क्षेत्र की लवणता
कम होती है। ठीक है, कि विषुवतीय क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण सतही क्षेत्र की लवणता कम होती है। सतह के ठीक नीचे, लवणता अधिक होती है। सतह के ठीक नीचे लवणता अधिक होती है और उसके पश्चात गहराई के साथ लवणता घटती जाती है। और उसके पश्चात गहराई के साथ लवणता घटती जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे, इनको सभी को ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो ऐसे कैसे पूछता है वो, तो हमें कोई ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना है जो हमारा पढ़ा हुआ हो और फिर गलत हो रहा हो, जिसका हमने टॉपिक पढ़ा हो और फिर क्वेश्चन गलत हो रहा हो। सबसे बड़ी गलती है हमारा पढ़ने के बाद एग्जाम में फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि हम पढ़ते हैं और उस पढ़े हुए में से क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और उसका दुख भी बहुत होता है, बहुत दुख होता है उसका। तो हमें ध्यान रखना है, जो नहीं पढ़ा हुआ और वो गलत हो रहा है तो उसमें दुख भी नहीं होता है और हमारा कोई दोष भी नहीं होता है। लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहा है और जो पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहा है, यार बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बहुत दुख होता है उसमें। तो हमारा वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं देखो, अभी मैंने बताया था कि अयनवर्ती क्षेत्र में लवणता अधिक होती है जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में लवणता कम होती है। क्या कारण है? विषुवतीय क्षेत्र में अधिक लवण तापमान के बावजूद विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के बावजूद विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के बावजूद तुलनात्मक रूप से कम लवणता पाई जाती है। क्यों? कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के बावजूद तुलनात्मक रूप से कम लवणता पाई जाती है। क्यों? क्या कारण है? पहला, विषुवत रेखा के समीप सर्वाधिक वर्षा। पहला कारण क्या? सर्वाधिक वर्षा। दूसरा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता। क्या? उच्च सापेक्षिक आर्द्रता। तीसरा, मेघाच्छादन आकाश। मेघाच्छादन आकाश। और चौथा है डोलड्रम की शांत वायु। इसकी डोलड्रम की शांत वायु। ये 4 कारण है जिसकी वजह से विषुवत रेखीय क्षेत्र में कम लवणता पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और बन रहा है यहां पर, ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय
क्षेत्र में कम लवणता का कारण। ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्र में कम लवणता का कारण, पहला है बर्फ के पिघलने से। बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की प्राप्ति। बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की प्राप्ति। दूसरा है वाष्पीकरण कम होना। ये दो कारण हैं, बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की आपूर्ति और वाष्पीकरण का कम होना, जिनकी वजह से ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्र में कम लवणता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है 40 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों में अधिक लवणता। क्यों? इसका भी कुछ कारण है। सॉरी, हाँ, कम लवणता 40 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों में कम लवणता। क्यों कि 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में कम लवणता होती है? क्यों? तो उसका कारण है तापमान का कम होना। तापमान एवं वाष्पीकरण का कम होना। ठीक है, तापमान एवं वाष्पीकरण का कम होना। उसके बाद आता है बीस से कर्क एवं मकर रेखा पर अधिक लवणता का कारण। कर्क एवं मकर रेखा पर अधिक लवणता का कारण वाष्पीकरण का अधिक होना। क्या है कि कर्क और मकर रेखा पर अधिक लवणता का सबसे बड़ा कारण है वाष्पीकरण का अधिक होना। तो ये था, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, याद करने का था, कारण मैंने बता दिया आपको। अब हम आगे बात करते हैं लाल सागर में तीव्र वाष्पीकरण। लाल सागर में तीव्र वाष्पीकरण एवं नदियों का ताजा जल, नदियों का ताजा जल न मिलने के कारण अधिक लवणता 37 से 41% पाई जाती है। लाल सागर में अधिक लवणता का कारण एक है तीव्र वाष्पीकरण और दूसरा है नदियों का ताजा जल न मिलना। ये दो कारण हैं, पहला वाष्पीकरण है, दूसरा नदियों के ताजा जल का न मिलना, जिसकी वजह से लाल सागर में अधिक लवणता पाई जाती है। उत्तरी कैस्पियन सागर में, उत्तरी कैस्पियन सागर में वोल्गा यूराल
यूराल आदि नदियों के गिरने के कारण कम लवणता के कारण दक्षिणी कैस्पियन सागर की तुलना में कि उत्तरी कैस्पियन सागर में वोल्गा यूराल आदि नदियों के गिरने के कारण दक्षिण कैस्पियन सागर की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, और ये था हमारा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट था। उसके साथ हमारे आज के ये जो लवणता का टॉपिक है वो आज के इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं जो ऑब्जेक्टिव ट्यूशन करवाता हूँ रेगुलर, उसमें मैं सॉल्व करवाऊँगा उनको, तो प्लीज़ उनको आप ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मेरा हर एक कंटेंट आपके लिए बेस्ट है। तो अब आपने मेरे क्लास का अच्छी तरीके से एंजॉय किया है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब मैं चलाऊँगा इसका रिवीजन, अब भी चलाऊँगा रिवीजन। आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, तो अब भी वीडियो को रोको और जल्दी से जल्दी कुछ ही मिनट में बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको एक बार याद कर लो। वीडियो को रोक के फ़ोन को साइड में रख दो और जो नोट्स बनाए हैं उनको अच्छी तरीके से एक बार याद कर लो। फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना मैं क्वेश्चन बहुत फास्ट पूछूंगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा, उसका तुरंत आंसर दूंगा। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं तुरंत आप उसका आंसर दे दें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ढेर सारे कमेंट्स करो, लाइक करो, ये आपका फ़र्ज बनता है। सब्सक्राइब करना आपका एक फ़र्ज है, लाइक करना आपका एक फ़र्ज है, शेयर करना आपका एक फ़र्ज है, कमेंट करना ये भी आपका एक फ़र्ज है। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आप अपना फ़र्ज़ निभाएं मेरे लिए। तो वीडियो को पॉज करके रिवीजन करो, आपका रिवीजन हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कल के चैप्टर से पूछ लूँ एक दो क्वेश्चन, नहीं कल ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया था लवणता के बारे में। आज मैं पूछता हूँ, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता कितनी है? उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता कितनी है? 34%। दक्षिणी गोलार्ध की 35%। औसत लवणता 34.50%। समझ में आ गया होगा कि भाई उत्तरी गोलार्ध की 34%, दक्षिणी गोलार्ध की 35%, टोटल 69% डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30.50%। उत्तरी गोलार्ध की 34%, दक्षिणी गोलार्ध की 35%, एवरेज 34.5%। अब आ गया जो उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी अटलांटिक महासागर की औसत लवणता कितनी है बताओ। 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको तुरंत जवाब देना है। क्वेश्चन 4 पूछूंगा, तुरंत जवाब देना है, कोई टाइम नहीं लूंगा मैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की लवणता 35.5%, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की लवणता 35.3%, उत्तरी प्रशांत महासागर की लवणता 34.2%, दक्षिणी प्रशांत महासागर की लवणता 35.2%। आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए। बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं बिना टाइम लिए और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं बहुत जल्दी आंसर देना है। लेक वॉन झील कहाँ पर है? तुर्की में, उसकी लवणता 330%। उसके बाद मृत सागर की लवणता 240%। अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक की लवणता 220%। इन तीनों झीलों में सर्वाधिक लवणता का क्या कारण है? पहला कारण है जल निकास का अभाव, दूसरा कारण है तीव्र वाष्पीकरण
और तीसरा कारण है स्वच्छ जल की आपूर्ति ना होना। आगे कंटिन्यू करता हूँ। 8 क्वेश्चन पूछूंगा, तुरंत आंसर देना है, वीडियो को रोक लो चाहे। और वो क्वेश्चन मैं पूछूंगा बाकी जो सागर बचे हुए हैं उनकी लवणता से रिलेटेड। तो यदि आपकी अच्छी तरीके से याद नहीं है, तुरंत आंसर नहीं दे सकते, तो एक बार वीडियो को रोक के पूरा वीडियो दोबारा देखो एक बार, या फिर आपने नोट्स बनाए हैं तो ये जितने मैंने 11 सागर बताए थे जिनकी लवणता, तो उन लवणताओं को रटो एक बार। फिर मैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ। लाल सागर की लवणता 37 से 41%, भूमध्य सागर की 37 से 39%, फारस की खाड़ी की 37 से 38%, जापान सागर की 30 से 34%, काला सागर की 15 से 18%, बाल्टिक सागर की 3 से 15%, हडसन की खाड़ी की 3 से 15%। ठीक है, हो गए यहाँ तक। फिर आप इससे आगे चलते हैं। अक्षांशों के आधार पर लवणता का वितरण कि 0 से 40 डिग्री, 40 से 60 डिग्री, 60 से ध्रुवों तक, वहाँ पर लवणता का वितरण पढ़ते हैं हम। अच्छी तरीके से याद नहीं हुआ तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रोक के और फिर याद कर लो। मैं टाइम नहीं लूँगा, बहुत फास्ट क्वेश्चन बोलूँगा, बहुत फास्ट आंसर बोलूँगा, यहाँ तक कि आपको मेरे को सुनने के लिए जो YouTube की स्पीड है उसको कम करना पड़ेगा। इतना फास्ट क्वेश्चन पूछूँगा मैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता कितने अक्षांशों के बीच में पाई जाती है और कितनी पाई जाती है? 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में 36% पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता कितने अक्षांशों के बीच में पाई जाती है और कितनी पाई जाती है? 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में 36% पाई जाती है। आगे 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में लवणता कितनी पाई जाती है? 31 से 33% पाई जाती है। 0 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में लवणता कितनी पाई जाती है? 33 से 35 के बीच में पाई जाती है। और 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में लवणता कितनी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 31% से कम। कितनी पाई जाती है? 31% से कम पाई जाती है। लवणता को अक्षांशों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। मैंने अवरोही क्रम लिखाया है, मैं आरोही क्रम में पूछ रहा हूँ, तो आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम और आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम बात करें तो सबसे कम जो लवणता है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उससे अधिक विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है और सबसे अधिक आयनवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सही ढंग से याद नहीं है तो एक बार पढ़ लो। लवणता का लंबवत वितरण, लवणता का लंबवत वितरण। 2 मिनट में 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 2 मिनट में 10 क्वेश्चन पूछूंगा। स्पीड को कम कर लेना और फिर सुनना। उच्च अक्षांशों में गहराई बढ़ने पर लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च अक्षांशों में गहराई बढ़ने पर लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में 200 फैदम के बाद गहराई बढ़ने पर लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र की सतह पर लवणता कितनी रहती है? अधिक मात्रा में रहती है। सतही क्षेत्र के नीचे फिर बढ़ती है। क्या होता है? गलत बता दिया ना मैंने, है ना? दोबारा से बता रहा हूँ। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सतही जल की लवणता कम होती है, सतह के जस्ट नीचे लवणता अधिक होती है और फिर उसके बाद जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी लवणता घटती जाएगी। क्वेश्चन आता है कि सर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उसका ये सागर है, यहाँ पर लवणता कम, फिर अधिक और फिर कम, क्यों भाई? सबसे मेन कारण है ये, यहाँ पर वर्षा का जल है, क्योंकि बरसात होती रहती है इसलिए यहाँ पर कम लवणता, यहाँ पर अधिक लवणता और फिर बिल्कुल धीरे धीरे लवणता घटती जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग लवणता कम है। ठीक है, और पूछ लो 2 क्वेश्चन। ठीक है, बताओ
विषुवत-रेखीय क्षेत्र में उच्च तापमान के बावजूद भी लवणता कम पाई जाती है। क्यों? क्या कारण है? पहला कारण, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में अधिक बरसात होती है। आकाश बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ होता है, बादल बहुत अधिक होते हैं आकाश में, जिसकी वजह से तापमान बिल्कुल सीधा नहीं पहुंच पाता है। डोलडम की शांत वायु, बिल्कुल हवा शांत रहती है, बिल्कुल हवा शांत रहती है, क्योंकि हवा प्रतिचक्रवातीय दशाएं, इनसे लवणता बढ़ती है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, क्योंकि जो आर्द्रता है वो लवणता को प्रभावित करती है, वो भी व्युत्क्रमानुपाती से। किससे? व्युत्क्रमानुपाती संबंध से। और मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि समानुपाती संबंध क्या है और व्युत्क्रमानुपाती संबंध क्या है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र और उपध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता का कम होने का कारण बिल्कुल सीधा सा है, वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ में स्वच्छ जल रहता है, जब वो स्वच्छ जल महासागरों में मिलता है तो लवणता को कम करता है। दूसरा कारण, वहाँ पर तापमान कम होता है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण भी कम होता है। कर्क और मकर रेखा पर अधिक लवणता पाई जाती है। क्यों? अधिक वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, लाल सागर में अधिक वाष्पीकरण की वजह से और नदियों के ताज़ा जल न मिलने की वजह से 37 से 41% लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल एक तरीके से रिवीजन हो गया है और मैंने आपका 3 बार रिवीजन करवा दिया। फर्स्ट टाइम लिखा के, सेकंड टाइम बीच में याद करवा की, और तीसरी बार अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा वहाँ से। बिल्कुल सही ढंग से तैयार हो गए होंगे क्वेश्चन, बहुत सही ढंग से लवणता समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ऐसे ही पूरी ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने ये चारों के चारों फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। ठीक है, और यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हो, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो 7891350470। ये व्हाट्सएप नंबर है जिनसे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के और 75% प्लस का स्कोर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।